Right, you're watching the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're on Lemon News. That's right, we're all on Lemon News at the moment. सबसे बड़ी खबर यह है, और वो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का दिन है। चलिए, जहां तक कि महाराष्ट्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में वो पूर्ण बहुमत खुद प्राप्त कर लेंगी या खुद प्राप्त कर लेंगे, आई थिंक कर लेंगे इज द राइट वर्ड। पूर्ण बहुमत, ये मेरी आवाज़ नहीं थी, ये सैयद सलमान की आवाज़ थी जो आपने अभी सुनी। पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी it has still emerged as the single largest party, and that's a huge achievement for the Bharatiya Janata Party. Number 2, हरियाणा में उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, इसके बावजूद कि हुडा साहब की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए बहुत काम किए। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, सभी को यह मालूम था कि पृथ्वीराज चव्हाण साहब की जो सरकार है वो जाने वाली है, और पृथ्वीराज चव्हाण जी ने ये नहीं है कि उन्होंने कोई करप्ट काम किया हो, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इसके बारे में न जाने कितनी बार यहां पर चर्चा हो चुकी है, और हम सब लोग इसी उम्मीद में थे कि जल्द से जल्द पृथ्वीराज चव्हाण जी रवाना हों, उनको अलविदा किया जाए और उनकी जगह पर कोई भी मुख्यमंत्री आए, यानी कोई भी आए, लेकिन वो काम करने वाला मुख्यमंत्री हो। और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार देखने के बाद लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट, in fact, any chief minister would be better than Prithviraj Chauhan, because any chief minister would actually be a working chief minister. Now let's take a look at the headlines. महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के बल्ले बल्ले। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी तादाद में जनाधार मिलता देख शिवसेना का नरम रुख, शिवसेना ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा एनसीपी के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर बोले अमित शाह, कहा बीजेपी ने कभी नहीं की थी गठबंधन तोड़ने की बात। और बिलावल भुट्टो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा भारत से कश्मीर लेकर रहेगा पाक। Right now, at the moment with us from the MPCC, that is the Maharashtra Pradesh Congress Committee, we have Mr. Zakaria, and of course we also have Mr. Abhijit Rane. I don't think we have been able to see Mr. Zakaria as yet. We will see him in just a minute. We also have Abhijit Rane, and of course we also have the editor of Lemon News, Sayyid Salman, with us. Gentlemen, thank you so much for coming on the show. Mr. Zakaria, first you. My commiserations, my sympathies. लेकिन आप ये बताएं कि अब कांग्रेस क्या करेगी? अब तो आपकी हालत जो है ऐसी हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके खुद के कार्यकर्ता ये बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कृपा करके प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लेकर के आते। राहुल गांधी जी ने तो आपको एक राष्ट्रीय पार्टी से एक क्षेत्रीय पार्टी बना करके रख दिया, यानी फ्रॉम अ नेशनल पार्टी यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ रीजनल पार्टी। मिस्टर ज़कारिया, बजाज साहब जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं आप, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में, आई थॉट इट वाज अ डिप्रेसिंग सवाल, मतलब आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं इसको, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बड़ा उदास होना चाहिए सवाल पे। चलिए, बट गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट, वेरी गुड, व्हिच मींस यू हैवंट गिवन अप येट। वंडरफुल। बिल्कुल नहीं जी बताएं। हमें दुख है कि हमारी पार्टी हारी, लेकिन हार जीत तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है जी, एंड इट इज अ साइन ऑफ पर हाउ मेनी हार्स, कितनी बार हारोगे यार? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब तक आपकी कितनी हार हो चुकी है? मुझे 15 इलेक्शन याद है जहां पे आप बार बार हारते आ रहे हैं, लगातार 15 चुनाव में आप हारे हैं, और आपने बार यही कहा है कि हार जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है। मतलब आपने अपने आप को हिस्सों में बांट दिया है। जी बताएं। नहीं, जहां तक चुनाव की रणनीति है, मैं ये कह रहा था हार जीत तो होती रहती है जी, और हार के बाद ही जीत होती है। अगर आपको याद होगा 1977 में और 1995 में महाराष्ट्र में
बीजेपी, शिवसेना और डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी, उसके बाद 1980 में 1999 ज़कारिया में साहब, हमारी पार्टी ने कमबैक की। अरे मुझे एक मिनट, कंप्लीट ज़कारिया करने साहब, दो विधान साहब, ज़कारिया साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ज़कारिया साहब, आपने जिस 1970 की बात करी, उस जमाने में आपके पास इंदिरा गांधी थी, आपके पास यशवंतराव चव्हाण थे। आज कहाँ है इंदिरा गांधी, कहाँ है यशवंतराव चव्हाण? आज की तारीख में कहाँ है आपके ज्ञानी झैल सिंह, कहाँ है सरदार बूटा सिंह? आपके साथ कहाँ है पीसी सेठी? कहाँ पर हैं ऐसे लोग? आपके पास आज आकर के हैं सिर्फ पृथ्वीराज चव्हाण। आप मुझे ये बताइए, वो पृथ्वीराज चव्हाण जिसने 4 साल में एक भी निर्णय नहीं लिया, एक भी फाइल पास नहीं करी, और हमारे दर्शकों को याद होगा कि छगन भुजबल जी ने हमें ही इंटरव्यू दिया जिसके दौरान उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार का कोई भी आगे मुख्यमंत्री होगा तो उसके अधीन हम काम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ज़कारिया साहब, सिर्फ 1 मिनट में आपको दूंगा क्योंकि उसके बाद मैं अभिजीत राणे साहब के पास चलता हूं। आप मुझे ये बताइए कि he was not just we agree as far as Prithviraj Chauhan was concerned, he was an honest chief minister, nobody's questioning his integrity, but people want a working chief minister, not a chief minister who was in the deep freeze. Mr. Zakaria जी बजाज साहब, पहले सवाल का मैं उत्तर कंप्लीट करना चाहता हूं कि हम भले ही हार चुके, लेकिन हम सीन में हैं और हम we are down but we are not out. We will make a comeback, we will rise like a phoenix and the people will give us a mandate. Number 1. जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण साहब ने परफॉर्म नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। ये लोगों का पर्सपेक्टिव है, लोगों की ओपिनियन है, क्योंकि वो हर चीज जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक करना चाहते हैं। Correct, Mr. Zakaria, which is why there are 900 projects, 900 projects still pending. अगर रिफॉर्म आया है, चेंजेस आई हुई है, तो इट इज थैंक्स टू इन 4 years, 4 बरस में जो पृथ्वीराज चव्हाण साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महज 2 प्रोजेक्ट पास किए, और वो भी क्योंकि पहले की सरकार पास कर चुकी थी, इसलिए जबरन उनको पास करने पड़े। ये गलत है। यहां तक पब्लिक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, अगर बिल्डर लॉबी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट लेके आ रही है और जिसको एनसीपी ने समर्थन दिया, तो उसमें चव्हाण साहब ने बिल्कुल डिले किया होगा, क्योंकि वो कानून के आधार पे करना चाहते हैं। Let's go now to अभिजीत राणे, आप बताएं। और फ्लाईओवर्स, मोनोरेल, all these were previous projects. They were not, Mr. Zakaria, these projects had been decided by the earlier regimes, not by Mr. पृथ्वीराज चव्हाण। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले पास हो चुके थे, और इनको इनफैक्ट डिले करने का काम पृथ्वीराज चव्हाण जी ने किया। He did not expedite, he delayed them. In fact, the metro rail was delayed specifically by the chief minister. Let's be very clear on that. And if you want to have a discussion on that, I can get you all the documents over here, Mr. Zakaria. You will not be able to face the camera after that. No, I'm ready for the challenge. अभिजीत, तौर पर पृथ्वीराज जी का काम करने का तरीका स्लो है जी, उनकी वर्किंग स्टाइल जो है वो हर चीज़ बहुत लीगल तरीके से और लीगल बॉक्स में बिठा के हर चीज़ करना चाहते हैं। बट लोग जब उन्हें चुन के चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे बिठाते हैं, तो उनके पावर का इस्तेमाल करके लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो मैं समझता हूँ दैट पृथ्वीराज चव्हाण निश्चित तौर पर उन्होंने काम किया होगा, बट लास्ट जब समय बीत गया और उसके बाद आग खोलने पर कोई मतलब नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। जी, और दूसरी चीज ये, अभिजीत राणे जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ज़कारिया साहब भी बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ज़कारिया साहब ने कहा वो गलत बोला। मैं आप लोगों के सामने फिर एक बात रखना चाहता हूं कि जहां तक के कांग्रेस मुख्यमंत्री का सवाल है, यहां पर ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चव्हाण ने काम नहीं किया, लेकिन जो काम किया उसकी ना आप लोगों ने पब्लिसिटी करी, ना आप लोगों ने बार बार लगातार इसके इश्तिहार भी आया करता था, बार बार लगातार इसके बारे में आपको प्रचार करना चाहिए था, वो प्रचार भी आप लोगों ने नहीं किया। यानी जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? सलमान जी आप बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन थी, वो कैंपेन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर निर्भर थी, यानी विकास, नरेंद्र मोदी, विकास, नरेंद्र मोदी। एक अच्छी सरकार आपको चाहिए, एक नॉन करप्ट सरकार आपको चाहिए, एक ऐसी सरकार आपको चाहिए जो आपके काम करे। इसी वजह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी टुडे इज द लीडिंग पार्टी। इट हैज कम बैक एज द नंबर 1 पार्टी ऑफ महाराष्ट्र। वही भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने में शिवसेना के भी अधीन हुआ करती थी। सलमान जी बताएं। सर, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक घेरा है जो अपनी अपनी लिमिटेशंस भी जानता है, अपनी अपनी खासियत भी जानता है, और वो जनता के बीच जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता हैं, वो कहीं एक दूसरे के बीच में उनका कोई सामंजस्य ही नहीं है जी। सभी अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण हो, नारायण राणे हो, अशोक चव्हाण हो, या
माणिकराव ठाकरे होंगे। 4 नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से दी गई थी हाईकमान की तरफ से। एक मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश कांग्रेस का मुखिया है, एक प्रचार समिति का प्रमुख है और एक कोऑर्डिनेशन का काम देख रहा है। सारे के सारे लोग या तो पृथ्वीराज चौहान खुद को जिताने में लग गए, महाराष्ट्र भर का दौरा करने की उन्हें लेकिन फुर्सत नहीं रही। सलमान जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा जी सर। और मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर ये बात जो है ये थोड़ी सी अभी ऐसा लगता है कि जरा सी निरर्थक इसलिए लगती है क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं जी। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो मैंने बात करी थी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार प्रचार करती आ रही है उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। यहां पर कांग्रेस ने, और मैं चाहूंगा ज़कारिया साहब आप इस पर रिएक्ट करें कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपने अपने ही सबसे बड़े एसेट को भुला दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने भुला दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अचीवमेंट्स के ऊपर आपने पर्दा डाल दिया। ये बात मैं बार बार, जब से ये शो शुरू हुआ है यहां पे लेमन न्यूज पे, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आप लोग, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आप लोग हमेशा बैकफुट पर बैटिंग करते रहे। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, यूरोप के जो देश थे वहां पर सब कुछ डामाडोल हो गया था, ऑल द इकोनॉमीज हैड कोलैप्स्ड। स्पेन में, इटली में, ग्रीस में लोग सड़क पर आ गए थे, न्यूयॉर्क में लोग सड़क पर आ गए थे बिकॉज नथिंग वाज अवेलेबल। हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। दिस वाज अ सी ऑफ स्टेबिलिटी and the entire storm raging all about, it did not even touch us, and that was all thanks to a man called Dr. Manmohan Singh. उसका आपने प्रचार नहीं किया। यहां पर महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि पिछले 15 सालों में आपकी सरकार की कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, आपने उसका भी प्रचार नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं ज़कारिया साहब कि आखिरकार आपको हुआ क्या कांग्रेस पार्टी को, और जान करके मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि कोई वरिष्ठ नेता आपका इसका जवाब नहीं देगा। आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप युवा नेता हैं। आखिरकार जहां तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने इस किस्म का बीमार कैंपेन क्यों चलाया, जनाब बताएं। जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात है बजाज साहब, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका काम करने का ढंग मोदी जी से थोड़ा अलग है। मोदी जी बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अलग है। वो प्रचारक है, वो जहां जाते हैं वहां प्रचार करते हैं। बट डॉक्टर मनमोहन सिंह की अचीवमेंट्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Where do they speak louder than words? हमें ये उम्मीद है कि लोगों ने कांग्रेस को फिर ले आए थे 2009 में, 2004 में। But they didn't bring you back in 2014. You were routed. ये इस वक्त नहीं, क्योंकि बीजेपी की झूठी कैंपेन, खूब बोलो, जोर से बोलो, इतना बोलो, झूठ इतना बोलो कि लोगों को सच समझे। So who was preventing you from doing it? अरे भाई आप ये बताएं ज़कारिया साहब, आपको किसने रोका? ज़कारिया साहब, आपको किसने रोका इस झूठ को सामने लाने से? आपको किसने रोका इस झूठ का पर्दाफाश करने से? देखिए बजाज साहब, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, परंपरा, रीति रिवाज ऐसी रही है कि देश के हित में हम काम करें। कुछ चीजें, कुछ नेताओं ने गलत भी किए होंगे, कांग्रेस ने उनको उठा के बाहर फेंका, तो हम झूठ का कभी साथ नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन, इनकी जो रणनीति रही, उनके कोई सिद्धांत, वैल्यूज, प्रिंसिपल कुछ नहीं। इनकी जो कैंपेन महाराष्ट्र में रन हुई, इट वाज बेस्ड ऑन rats and cats. They didn't talk about development. They did not talk about the poor, the needy, the farmers. But Mr. Zakaria, you still lost. हम हारे, हम हार को तस्लीम करते हैं। हम इस देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है हमारा कि आज हम हारे, we are down but we are not out. We will rise. और मैं ये कहना चाहता हूँ, rise like the phoenix. Yes, we will. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कांग्रेस विल मेक अ कमबैक। अभी अभिजीत राणे साहब, अभी कांग्रेस घुटनों के बल चल रही है या हाथों, कोनियों, घुटनों, पैरों के बल रेंग रही है? अभिजीत राणे जी ये बताएं। फिलहाल अब जो पोजीशन है वो रेंगने वाली है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो सभी नेताओं में आपसी लड़ाई चल रही है जी। और पृथ्वीराज चौहान जी लीडरशिप कर रहे हैं। वो सेकंड नंबर के जो लीडर्स है, वो कोई भी पृथ्वीराज जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। All right, tell you what, I'll have to stop you right there. Let's go straight across. We have our very dear friend and the honorable chairman of Lemon Entertainment with us at the moment. इस वक्त हमारे साथ हैं ज़हीर अहमद साहब, चेयरमैन लेमन एंटरटेनमेंट मीडिया ग्रुप के और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। इस वक्त हमारे साथ हैं ज़हीर अहमद साहब। आप ये बताएं, क्योंकि आप खुद
एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं और कांग्रेस को आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा कांग्रेस को और कोई नहीं जानता होगा। यहां आज की तारीख में जो इस वक्त हमारा पैनल है उसमें जो आपका तजुर्बा है वो और किसी का नहीं है। आप ये बताएं कि आखिरकार कांग्रेस को हुआ क्या? कांग्रेस क्या ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस नींद में चल रही है, कि कांग्रेस का जो प्रचार है वो हुआ ही नहीं? आखिरकार ऐसा क्यों? इतना मतलब कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा गिर गया कांग्रेस का? आज तक कभी मैंने तो कांग्रेस को इस तरीके से, इस कमजोर तरीके से प्रचार करते हुए नहीं देखा। ज़हीर अहमद जी बताएं। बजाज साहब, इसमें क्या है, अपनी ज़मीनी स्तर के जो लोगों में वो रोष जो ख़त्म हो गया है कांग्रेस के प्रति, जी जो पहले होता था वो अब ख़त्म हो चुका है। जी, क्योंकि हाई कमान जो कांग्रेस की है, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा मुंबई के अंदर, खासकर मुंबई में कांग्रेस ही 36 सीट पे चुनाव लड़ रही थी जी, ये सब जगह घूमते रहे, 2-3 इन्होंने रैली की जी। और कांग्रेस ने यहाँ पे आकर के एक भी कोई किसी को भी कहीं ये नहीं मालूम कि कौन आदमी क्या कर रहा है। जी। सबसे बड़ी बात क्या है, अब कांग्रेस को एक चीज़ की ज़रूरत रह गई है, बाकी कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। जी, कांग्रेस को स्तर कमेटी बना करके एक कमेटी गठित करनी पड़ेगी हर राज्य के अंदर। जी, वो क्या है, यहाँ के जो एमएलए है जीत गए, एमपी है जीत गए, जी, जीतने के बाद 5 साल के लिए तो वो समझते हैं कि हमारे आपकी बाप की जागीर है, दुरुस्त सब बात, कुछ हमारा बिल्कुल अपना दुरुस्त बात, जी है। हाँ। उसके बाद जनता के बीच जाएंगे जी। नहीं, जनता में रोष पैदा हो जाएगा, जनता जी। फिर गालियाँ बकी जी। दुनिया भर के। हमने लेमन टीवी के माध्यम से देखा, पीछे हमने एक प्रोग्राम चलाया था आपका एमएलए करके, जी। उसमें यकीन करना वो हालात थी जो ऑलरेडी सिटिंग मंत्री, कैबिनेट में मंत्री थे, जी, उनको नहीं मालूम कि हमारे क्षेत्र में कहाँ जनता रह रही, कहाँ सो रही, क्या खा रहे, कहाँ पी रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं है किसी को। हमारे भाई कांग्रेसी एक आपके साथ बैठे हैं शायद, जी, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा जी। कि कांग्रेस को आज की डेट के अंदर वो सूद खत्म हो गई? क्योंकि जो कांग्रेसी लीडर है हमारे टॉप के, जी। क्या वो लोग चुनाव मैदान में आने को तैयार नहीं है? इतने डर चुके हैं जनता जी, से। बिल्कुल। क्या जनता उनको चाहती नहीं? 60 साल से कांग्रेस ने राज किया जी। और कांग्रेस ने वो चीज दी है हिंदुस्तान को, शायद आने वाली पीढ़ी भी कोई नहीं दे पाएगी। और यहाँ पर ज़हीर अहमद जी दूसरी चीज़ जो सामने आती है, और इसके बारे में मेरा और आपका खुद का डिस्कशन हो चुका है कई बार, यहीं पर यहाँ पर भी डिस्कशन हुआ है, और इस वक्त हमारे साथ है लेमन एंटरटेनमेंट ग्रुप के, पूरे लेमन मीडिया ग्रुप के चेयरमैन ज़हीर अहमद के। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, पहले जो समीकरण होता था वो ये होता था कि कांग्रेस हमेशा जीत कर आती थी, क्योंकि कांग्रेस के पास ब्राह्मणों का वोट होता था, कांग्रेस के पास मुसलमानों का वोट होता था और दलित वोट, और उसके अलावा थोड़ा बहुत ओबीसी वोट भी हुआ करता था। आज की तारीख में साफ तौर से मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। यहां तक के एमआईएम जैसी पार्टी, ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के यहां पर 3 सीटें जीत जाते हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? ज़हीर भाई आप बताएं, आप खुद कांग्रेस में थे, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद आपका तजुर्बा रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही मिडिल लेवल के नेताओं के साथ अन्याय करती है, जरा वो बताएं ज़हीर अहमद। हमारे यहाँ शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया दिल्ली में जी, और टॉप की लीडर रहती थी और जी। विकास भी किया। जी, दिल्ली में जितना विकास हुआ शायद किसी शहर में आज तक नहीं होगा। जी, बिल्कुल ना शायद मुझे लगता कोई मुख्यमंत्री आके इतना विकास कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपना कार्यकर्ता खत्म कर दिया। कांग्रेस में कार्यकर्ता नाम की चीज़ नहीं रही है। कांग्रेस में जब आदमी जीत जाता है, जीतने के बाद यदि कार्यकर्ता मिलने के लिए जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कहाँ से आए आप, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। ये हालत तो पैदा हो गई है। जी, अभी क्या है, कांग्रेस ने एमपी के चुनाव लड़े जी। पूरे हिंदुस्तान में। आप जानते हो मोदी की जहाँ भी रैली होती थी जी हाँ, 5 लाख 10 लाख आदमी होता था। वहीं पे राहुल गांधी जी एक पंचायत की चौपाल लगाते थे जहाँ 200 आदमी, वो टीचर बन के ज्ञान बांटते थे। अब एमपी के चुनाव में इतना बड़ा देश है, इतनी सीटें एमपी की जी। है, आप 200 आदमी की चौपाल से काम चलाएंगे या 10 लाख की रैली से काम चलाएंगे? जी, और जनता भी हिंदुस्तान की, सच बताऊं, 60 साल में ऊब चुकी थी। अभी अब या। परेशान थी जनता, क्योंकि कांग्रेस के जो कारनामे देखे जनता ने। आज से 6 साल के अंदर अंदर ये सारे घोटाले खुले। जी हाँ, उससे पहले कांग्रेस पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब जनता ने देखा कि ये तो इस टाइप के लोग हैं कि सब कुछ सामने आ रहा, कॉल ले लो और दुनिया भर के घोटाले, जी, महाराष्ट्र बाकी में सारे 2-3 ज्यादा घोटालों का इस टाइप सवाल के है। हुए और जो- ज़हीर अहमद जी, दूसरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपने बात करी, सबसे अहम बात जो आपने करी वो ये है
कि कांग्रेस नेतृत्व में बहुत अहंकार आ गया था। उनको ये लग रहा था कि ये तो हम लोगों की जागीर है, इससे हमें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन ये जनतंत्र राज्य है, जो हमारे जकरिया साहब बार बार कह रहे हैं कि जनतंत्र राज्य में हार जीत होती रहती है, यानी डेमोक्रेसी में ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस अब राहुल गांधी के नेतृत्व में इतनी बार हारी है, इतनी बार हारी है, इतनी बार हारी है। आप ये बताएं जहीर अहमद जी, आपको लगता नहीं है कि अब शायद राहुल गांधी जी को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और एक नए नेतृत्व को, एक नई लीडरशिप को पैदा करना चाहिए? बजाज साहब, अभी रेस्ट में दे दिए थे राहुल गांधी जी, लेकिन दोबारा से इनके पास कोई चारा नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 10 जनपद के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के नारे लगाए, प्रियंका लाओ देश बचाओ, प्रियंका लाओ देश बचाओ। ये लहर कांग्रेस की खत्म हो गई है। अभी इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 5 साल बाद ही मिलेगा। अभी क्या है, बीजेपी आई है, बीजेपी सत्ता में बैठी है, अभी 3 महीने हुए हैं, 100 दिन पूरे हुए हैं। अभी क्या है, 3 महीने के अंदर चुनाव जितने हुए ये बीजेपी के पक्ष में जाने ही थे, लगभग तय था। उसके बाद ये 2 चुनाव और होने वाले बहुत जल्दी, फरवरी में। दिल्ली में भी चांस है चुनाव होने के, झारखंड में होने हैं, ये भी ये जीतेंगे, ये पक्का तय है। उसके बाद 2.5-3 साल के बाद में मालूम पड़ेगा कि कौन आदमी कितने पानी में है। जो इन्होंने वादे किए, मैं मोदी की सुनो, मोदी जी ने एक बात कही मुसलमानों के फेवर में कि मुसलमान हमारे एक बहुत अहम चीज़ है हिंदुस्तान में, जिसको हमें साथ लेके चलना है। अब मुसलमानों को साथ लगाने से लगता है कि बीजेपी के अंदर मुसलमान जाएगा, कभी कन्वर्ट नहीं होगा जी, ये आप सोच लीजिए। कांग्रेस के पास रास्ता कुछ बचा नहीं है अभी, मुसलमानों के पास कांग्रेस में वोट देने के लिए रास्ता नहीं है। अब क्या मुसलमान सारा डाइवर्ट हो गया। यही आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा होगा, ये हरियाणा में देखा होगा, एक प्रदेश में 4-4, 6-6 पार्टी चुनाव लड़ी थी। अब की बार में तो हर आदमी ने अपने आप को आजमाया, शिवसेना ने अलग, बीजेपी ने अलग, कांग्रेस ने अलग, एनसीपी ने अलग। एक इस टाइप के नेता भी यहाँ पे थे जो अपने आप को समझते थे हम तो हार ही नहीं सकते, हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो होती है वो ऊपर वाले को बुरी लगती है। कांग्रेस के अंदर सच बताऊं, ये मैं आ चुकी थी कि हमारी जागीर है, इसको कोई हटाने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। अब तो इनका एक ही रास्ता है, जमीनी स्तर पे दोबारा से एक बार फिर किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को, सुनो एक मिनट, प्रदेश अध्यक्ष को किसी को 5 स्टार के होटल में, मतलब टॉप लेवल के लीडर को कभी प्रदेश अध्यक्ष ना बनाए, जमीन से जुड़े आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, पूरी कमेटी चेंज करे, कमेटी का दोबारा से नए सिरे से गठित करे। उसमें राहुल गांधी को ये नहीं कह सकते कि नाकामयाब है। असलियत हमारे जो नीचे की जो जमीन के स्तर के लोग हैं, उन लोगों ने रास्ता अपना लिया था कि राहुल गांधी को अकेले मैदान में जाने दो और देखते हैं हम क्या होगा। जी हाँ, जहीर अहमद जी, कहने का मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की पुरानी परंपरा थी उसको एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाए, उसको दोबारा ज्वलंत किया जाए कि जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको जमीनी हकीकत मालूम है, उनको लाया जाए। इंदिरा गांधी वो चीज थी जी, ब्लॉक अध्यक्ष के घर पीएम होने के बावजूद भी वो निकल जाती थी, पता नहीं लगती थी ब्लॉक अध्यक्ष के घर प्रधानमंत्री आ रहा, बिल्कुल रात को जाकर के ब्लॉक अध्यक्ष से मिलकर आती थी। अरे यही बात नहीं है जहीर अहमद जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अपॉइंटमेंट ले लो, सोनिया गांधी कभी जिंदगी में अपॉइंटमेंट नहीं देगी आपको। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है जो आपने बात कही है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। नहीं जहीर अहमद जी, जो आपने बात करी है, और इस वक्त हमारे साथ हैं जहीर अहमद, लेमन ग्रुप के चेयरमैन। जहीर अहमद, जो आप बात कह रहे हैं बड़े पते की बात है, वो ये है कि इंदिरा जी का जो नाम लिया, इंदिरा गांधी जी को जो ब्लॉक प्रमुख के घर के अंदर जाकर के इंदिरा जी कभी चाय पीने के लिए जा रही हैं, कभी हालचाल पूछने के लिए जा रही हैं, उनको हिंदुस्तान के जितने ब्लॉक प्रमुख थे एक बार उनके सामने अगर आ जाए तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इसका नाम क्या है, इसकी माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। और अगर मान लीजिए गलती से अगर भूल भी गई तो साथ में एक तरफ आर के धवन, दूसरी तरफ एमएल फोतेदार, वो बताने के लिए खड़े हुआ करते थे कि मैडम इनका नाम ये है, ये यहां से हैं, ये इनकी बैकग्राउंड है। इस किस्म की हुआ करती थी कांग्रेस। यहाँ तो अभी की बात है, अभी जो मान लिया वाली बात है, कोई एमएलए इस टाइम चुनाव में उसके दिल से दिल जोड़ के लगा हुआ, जीत गया चुनाव, जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बन गया, वो गया बाहर से कार्ड भिजवाया, वो कहेंगे कौन। That's right. Absolutely. Which is terrible. क्या है, मैं ये तो कुदरती मार है ना, ये जो मैं इंसान में आ जाती है, ऊपर वाले को बुरी लगती है, उनकी ये मार पड़नी थी, पड़ी इनको सबक मिला है और आगे भी आने वाले टाइम में अभी सबक मिलने वाला है। अभी सोचे प्रियंका गांधी को किसी को भी लेकर आए, कुछ फर्क नहीं पड़ना जनता पे। मैं लिख कर दे सकता हूँ इस बात को दावे के साथ। अभी ये 5 साल के लिए भूल जाए, कहीं देश में, कहीं भी पूरे देश में किसी राज्य में ये सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रास्ता इन्होंने अपना लिया दूसरा। क्योंकि इनके जो सीनियर लीडर है दिग्विजय सिंह जी है, आपने देखा महाराष्ट्र के किसी चुनाव में रैली में
कहीं नहीं आए जनार्दन द्विवेदी कभी जी, देखा वो तो आपने? बात आप कह चुके हैं कि कोई भी मेरी सीनियर बात लीडर सुनो। यहाँ पर नहीं आया। जितने तुरंत सीनियर लीडर है जी, कभी भी हरियाणा की सब कैंपेन डर में- के सब लोग बैठ गए, कोई नहीं आया यहाँ पे। फिर अब चुनाव कहां से जीतेंगे आप? बिल्कुल। ये और बताइए। जैसा आपने कहा, अभी अगर इसी किस्म की प्रथा चलती आप रही, एक देश का तो प्रधानमंत्री जहीर- होते तो हुए आप जैसा देखो जहीर ना, अहमद बता मोदी रहे जी हैं, को देखो, एक देश जी। का प्रधानमंत्री होते हुए कितना टाइम उस आदमी ने दिया, कितनी ताकत के साथ चुनाव में लगे। बिल्कुल आंधी बिल्कुल। ने कहा है वो एक किस्म से, ये आंधी की Absolutely कामयाबी correct. उनको मिली। Now we've got other people also on the show. We'll get them in. But we thank Mr. Zahir Ahmed. Zahir Ahmed जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आए, आपने हमें वक्त दिया। हमें मालूम है कि आपकी आगे एक मीटिंग है, लेकिन आपने वक्त दिया इस शो को और अपने चैनल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. That was Mr. Zahir Ahmed, chairman of the Lemon Group. And at the moment with us, we still have all the three suspects. That's right. We have Mr. Zakaria with us, we have Mr. Abhijit Rane with us, and of course we also have Sayyid Salman. Mr. Zakaria, I think you also have to go, right? Yes. Right. So you heard Mr. Zahir Ahmed. Zahir Ahmed को आपने सुना, Zahir Ahmed जी को आपने सुना। आप ये बताएं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? जहाँ तक आपका सवाल है, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये बताएं कि जिस प्रकार अहंकार आ गया था, जो आप वो बात कर रहे थे कि अहंकार आ गया था कांग्रेस में, क्या उस अहंकार की वजह से, उस ईगो की वजह से, उस एरोगेंस की वजह से क्या आपकी ये दुर्दशा हुई है? ये बताएं। बजाज साहब, जो चेयरमैन साहब ने कहा, मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक सही भी है कि कांग्रेस की लीडरशिप में कुछ हद तक घमंड आ चुका था, ये नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक सवाल मुसलमानों का है, मैं ये दावे के साथ कह सकता कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते जो फ्रीडम हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में मिलती है, ये आपको मुस्लिम ममालिक में भी नहीं मिलेगी। और ये देन कांग्रेस की देन है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का हो या माइनॉरिटी अपीजमेंट का हो, नहीं, बल्कि अगर आप देखें secularism, the concept of secularism has been enshrined in the preamble of the Indian Constitution. ये कांग्रेस की देन है। और जहां तक MIM की एंट्री है, दूसरे लोगों की एंट्री है, मुझे आप ये बताएं, हैदराबाद इटसेल्फ में ओवैसी ब्रदर्स ने तो दे स्पीक वेनम, दे स्पीक पॉइजन अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी, वो भी आखिर हमारे भाई है। तो आप अगर एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे और आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है MIM का? मुझे आप ये बताइए। तो ये सब मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो कहते हैं हमें वोट्स दो। हम देखते हैं ना उनका हैदराबाद में क्या परफॉर्मेंस रहा। That's the bottom line. Sayyid Salman, आप बताएं। बॉटम लाइन, कांग्रेस हारी है। बॉटम लाइन, एनसीपी हैज बीन डेवास्टेटेड। यहां तक कि अब एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी के सामने दुम हिलाने की मजबूरी है आज की तारीख में। किसी भी तरीके से मजबूर हो गए हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको ले ले। जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना ऑफ कोर्स इज गेन। अगर शिवसेना और कांग्रेस पार्टी दोनों इकट्ठे लड़ते तो आज की तारीख में शायद उनकी 200 से ज्यादा सीटें आती। लेकिन आप ये बताएं कि जिस प्रकार मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, अगर कांग्रेस ऐसी ही चलती रही, मेरा यह अनुमान है कि आगे भी मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा। सलमान जी। सर, कांग्रेस को वोट दिया है मुसलमानों ने, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं दिया। अगर कांग्रेस मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता, मुंबई शहर की बात करें तो 3 उनके अपने बाबा सिद्दीकी को छोड़कर बाकी नसीम खान, असलम शेख, अमीन पटेल जैसे कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्हें पर्याय मिला है तो उन्होंने अबू आसिम आजमी को भी जिताया है, उन्होंने वारिस पठान को भी जिताया है। उन सीटों पर जहां उन्हें बेहतर पर्याय मिला है वहां पर दूसरे को भी उन्होंने जिताया है। और उनकी कोशिश ये रही है, नाराज आपसे जरूर है, कांग्रेस से नाराज थे, ये बात समझ में आ रही थी। 5% देकर रिजर्वेशन देकर आप चाह रहे थे कि सारा का सारा मुसलमान आपके साथ आ जाएगा, वो पूरी तरह से नहीं आ पाया। और आखिर में उन्हें जहां जहां पर्याय नजर आया वहां पर वो गए। राइट। I tell you what, time for us to take a break. We say goodbye to Mr. Zakaria. Thank you so much for coming. It's been a great pleasure talking to you. Thank you, sir. All right, and you send in your response on Inside Story at lemonnews.com. We say goodbye to Mr. Zakaria. As far as we are concerned, we got to take a break. When we come back, we'll have our old friend Advocate Pradeep Nambiar also with us, and we will discuss these election results. But that's after the break. Don't go away.
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. माँ, हल्दी अभी डालू ना? हाँ हाँ, वो लेकर आई हूँ। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। इसमें इतनी हल्दी पड़ती है? अच्छा, खाना है सस्पेंस। चाची, कभी एग्जाम में फेल हुई हो? सुनिए, चख के बताइए ना। अच्छा है? पापा बताएंगे। पापा, खाना कैसा बना है? मैं क्या बताऊं? गौरव तू बोल। खाना तो चाचू को है, चाचू बताए। भैया आप बताइए। दिन ये नया हूँ मैं नई सुबह, फिर क्यों गुमसुम सी जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। सोने सा खरा स्वाद सेहत से भरपूर LR एक्टिव ऑयल। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में, खासतौर से वो देखी जाती है कि वो सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधानात्मक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ और इसलिए काम करते रहना। देखिए खास बात, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ Right, welcome back. You're watching Inside Story on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, and we are now joined by Pradeep Nambiar in the studio. Abhijit Rane, of course, is still with us. Syed Salman also with us. We are, of course, talking about the results in Maharashtra. As far as Haryana is concerned, not much to talk about. Haryana, the BJP, in a very, very comfortable position indeed. They've already won. As far as Maharashtra is concerned, the BJP will definitely be in the government. यानी भारतीय जनता पार्टी जरूर सरकार बनाएगी। अब किसके साथ बनाएगी, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल साफ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल let's take a look at the headlines and then we will talk about what really happened during these elections. What is the inside story? Why did the BJP not get 150 seats? यानी भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें क्यों नहीं मिली? कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें कैसे मिल गईं? We'll talk about that after the headlines. महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के बल्ले बल्ले। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी तादाद में जनाधार मिलता देख शिवसेना का नरम रुख। शिवसेना ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा एनसीपी के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर बोले अमित शाह, कहा बीजेपी ने कभी नहीं की थी गठबंधन तोड़ने की बात। और बिलावल भुट्टो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा भारत से कश्मीर लेकर रहेगा पाक। Right, welcome back. You're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and at the moment in the studio we are joined by Pradeep Nambiar, who's joined our panel. Syed Salman also is with us. Abhijit Rane ji, वो भी हमारे साथ हैं। प्रदीप आप बताएं, What do you make of this offer from the NCP? जहाँ तक NCP का सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ऑफर दे रही है अनकंडीशनल सपोर्ट का। I mean, this is what? मतलब एक तरफ छगन भुजबल हो, दूसरी तरफ शरद पवार हो, तीसरी तरफ अजीत दादा पवार हो, सब लोग 1999 की डुगडुगी आज तक बजा रहे हैं
कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन हमने कहा कि हम सिर्फ धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ ही जाएंगे। आई मीन व्हाट इज दिस? प्रदीप बताएं। सर, प्री पोल जो एक सीक्रेट बातचीत इनसे हुई थी एंड पूरा दुनिया, जो हम लोग यहाँ पर भी चर्चा किए थे कि एनसीपी बीजेपी में ये बातचीत हुआ है कि इन केस मेजॉरिटी से शॉर्टफॉल होता है तो दे विल बी एन अलायंस बिटवीन एनसीपी एंड बीजेपी, एनसीपी विल गिव एन आउटसाइड सपोर्ट और एनसीपी के 2 लोग वहां पर मंत्री पद में रहेंगे। ये चर्चा इट वाज ऑलरेडी ऑन, द अलायंस वाज ऑन एंड देन आल्सो जब इमीडिएटली मालूम पड़ा कि दे आर शॉर्ट ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी, इमीडिएटली अनकंडीशनल तरीके से पूरा गिनती होने के पहले जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल बाहर आके करता है, कहता है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, बोलने से पहले, पूछने से पहले, this shows in one place NCP's frustration that they've got something to hide. Right. Second thing is the betrayal of the nation, betrayal of the state. Agar there was a secret alliance before the polls between NCP and the BJP, then they have betrayed, the BJP has betrayed the people. In any event, now hang on Pradeep, what you're saying is absolutely true. यहाँ पर मैं चाहूंगा अभिजीत राणे जी आप भी रिएक्ट करें, सलमान जी आप भी बताएं इसके बारे में कि भाई द मैंडेट इज अगेंस्ट द कांग्रेस एनसीपी। Yes. साफ तौर पे जो चुनावी मैंडेट है वो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस एनसीपी के पक्ष में होता तो एनसीपी के पक्ष में भी होता तो एनसीपी की मिनिमम 80 या 100 सीटें आती, या अपनी जो उनकी सीटें थी वो रिटेन तो करते, लेकिन मैंडेट उनके खिलाफ है। दूसरी चीज, और यहां पर मैं चाहूंगा कि हमारे जो सभी पैनलिस्ट हैं इसके ऊपर जरा ध्यान दें। 1989 में 1989 में, और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई चुनाव के बाद। दे गॉट 197 सीट्स, उस वक्त 197 सीट आई थी, लेकिन राजीव गांधी ने यह कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हम सरकार इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि 400 से ज्यादा सीटें हमारे पास थीं, आज ये मैंडेट हमारे खिलाफ है। यानी जनता हमें ये एक संदेश दे रही है कि आप ऑपोजिशन में बैठिए। आज की तारीख में एनसीपी को एक संदेश मिला है, आप ऑपोजिशन में बैठिए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आप दोनों सरकार बनाएं। अभिजीत राणे आप बताएं, अगर एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की असल में सरकार बन जाती है, उससे तो मतलब ये तो धोखाधड़ी हुई महाराष्ट्र की जनता के साथ, जैसा कि प्रदीप भाई बता रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में एनसीपी में जो नेताएं हैं वो आधे से अधिक नेता ये दागी नेता करके प्रचलित है, और सत्ता में रहने का शरद पवार जी का हमेशा निर्धार रहा है, गए 15 साल का इतिहास है। बिना सत्ता का एनसीपी महाराष्ट्र में सरवाइव नहीं हो सकता, और इसीलिए एक बायस अप्रोच कि हमें गवर्नमेंट में आना है या गवर्नमेंट में रहना है, एक पॉजिटिव अप्रोच हम अभी दिखाएंगे, उसका कभी ना कभी लॉन्ग टर्म हमें कुछ प्रॉफिट होगा। ये स्वार्थ से मुझे लगता है प्रफुल्ल पटेल जी ने ये दृष्टिकोण से उन्हें बाहरी सपोर्ट दिया हुआ है। सलमान जी आप बताएं। एनसीपी के कुछ नेताओं का अब भी ये मानना होगा कि विपक्ष में बैठा जाए, क्योंकि वो अपना नैसर्गिक मित्र कांग्रेस को मानते हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और उनके सहयोगियों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती पहले से उनका ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कोई दल अछूत नहीं है। इस विचारधारा को रिप्रेजेंट पहले भी प्रफुल्ल पटेल करते रहे हैं। छगन भुजबल जैसे लोग और अन्य लोगों का ये मानना रहा है कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब धोखेधड़ी की बात जहाँ तक है, एनसीपी के नेता शरद पवार पर आज तक कोई बड़ा नेता विश्वास नहीं करता कब कौन सा मूव वो लेंगे, उसी का ये एक बार फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। 99 में भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर और फिर कांग्रेस के साथ आकर उन्होंने जनता बनाई थी। तो ये अपने आप को इतिहास अगर कहने का मतलब ये हुआ उस वक्त जो सैयद सलमान जी बता रहे हैं, प्रदीप मैं चाहूंगा आप भी इस पर रिएक्ट करें कि जो सैयद सलमान जी बता रहे हैं उस वक्त विदेशी मूल का सोनिया गांधी का होना सबसे बड़ा मुद्दा था। यह कहा गया कि हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई क्योंकि हम किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नहीं देख सकते, ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा था। और चुनाव के बाद कहां गया वो मुद्दा? nobody knows about it. No, I mean it was as if it did not exist. Pradeep, now the point is this is a clear-cut betrayal of the wishes of the electorate. The electorate is sending a straight message across to the Congress NCP, listen guys, we want you to sit in the opposition, and to the BJP Shiv Sena, make up, have an understanding with each other, and we want you to rule Maharashtra.
प्रदीप। सर लेट मी टेल यू, आई वाज इन द फील्ड, मैं फील्ड में था, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में था। वहां से जब ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स थे, जब जानते हैं कि ट्रेडिशनल वोटर्स है, चिंता था कि शॉर्टफॉल है, मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी कम है। और जब मैंने कहा कि देयर इज प्रॉब्ली अ सीक्रेट प्री पोल अलायंस बिटवीन द एनसीपी एंड द बीजेपी, द वोटर्स वर शॉक्ड, दे आर बीट्रेड। और 2-2:30 बजे जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब भी प्रफुल्ल पटेल बात करता है, इट इज शरद पवार टॉकिंग, दैट्स राइट, एंड ही इज टॉकिंग विद फुल रिस्पांसिबिलिटी विदाउट द बीजेपी। बिना बीजेपी का मांगे, नो रिक्वेस्ट फ्रॉम द बीजेपी, सामने आके ये कहना कि वी एक्सपेक्ट और हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट होगा, यही जो रूमर्स पहले चल रहे थे, ये स्टूडियो में हमने कुछ दिनों पहले चर्चा किया था, यही हो रहा है। NCP is coming out, but this is clear-cut a betrayal of the voters of BJP. They are totally disillusioned. जब से 2-2:30 बजे प्रफुल्ल पटेल का स्टेटमेंट आया, तब से मैं कहता हूं फील्ड में रहने वाले सबको यही पता चलेगा कि बीजेपी के वोटर्स इससे डिसल्यूशनड है, बिकॉज उन्होंने मोदी के लिए वोट किया, क्लीन पॉलिटिक्स के लिए वोट किया, करप्शन के खिलाफ वोट किया, एंटी इनकम्बेंसी, डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है 28% of Maharashtra electorate has voted, vote share 28% है। in 5-6 cornered contest, multi cornered contest में बीजेपी को सिंगल इतने अच्छा, फिर this is the biggest achievement for BJP in the state of Maharashtra, जहां उनका व्यक्तित्व ही नहीं था। But you think they'll do it? I tell you what, whether or not they will do it, we'll come back to that in just a minute. कि भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तविकता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक युति करेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लें कि जो मेन पार्टीज हैं, मुख्य दल जो हैं, उनके जो मुख्य नेता हैं, वो मुख्यतः क्या क्या कह रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक। हमारे पार्टी की जो भूमिका थी वो बहुत स्पष्ट आपके सामने रख दी है। भूमिका ये है कि महाराष्ट्र की जनता ने किसी भी एक पक्ष को बहुमत नहीं दिया है, किसी भी कॉम्बिनेशन अन्यथा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और तीसरा, महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, केंद्र और राज्य में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की सरकार बने, महाराष्ट्र की जनता के हित में और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमें लगता है कि हम किसी भी एक सरकार बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को साथ दे। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा पक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, हमें लगता है कि हमने उनको बाहर से समर्थन देना ताकि महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सके। जब आप अलायंस कहती है तो साझा सरकार की बात होती है। एनसीपी के बारे में अगर आप पूछना चाहती है, आपका गर्भित इशारा एनसीपी की तरफ होता है, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का, बिना सर समर्थन देने की बात करी। किस तरीके से देखिए, अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। किसके साथ जाना चाहिए, ये फैसला महाराष्ट्र के हित को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा, लेकिन इस पर विचार होगा। सलमान जी, आप ये बताएं कि आखिरकार अमित शाह को अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, साधारणतः ऐसे प्रस्ताव को तो फौरन रिजेक्ट कर देना चाहिए। उनको तो सामने ऐसे प्रस्ताव को तो अपने सामने रखना ही नहीं चाहिए कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी करप्शन पार्टी, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके साथ आप किस तरीके से अलायंस कर सकते हैं या सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसी पार्टी से आप समर्थन लेंगे। सलमान जी, तो क्या सर ये क्या करें, जिस पार्टी को चूहा कहा है उसका समर्थन ले। उस शिवसेना को तो इन्होंने चूहों की पार्टी कहा, तो ये इनके साथ में तो वो चूहे का मतलब अब उन्होंने बदल दिया है जी। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज को भी चूहा बुलाते थे औरंगजेब, और जहां तक चूहे का प्रश्न है, मूषक राज जो हैं गणपति के वाहन हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक चूहे का प्रश्न है, वो तो बड़े आराम से उन्होंने बड़े आदर सत्कार से उस बात को बदल दिया है। जी बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पास पहुंच गई है, उसे किसी न किसी एक की जरूरत है जी। अगर शिवसेना जितनी आक्रामकता से जितना प्रचार किया है, अगर उसी आक्रामकता से विरोध पर उतर आई कि सरकार को समर्थन नहीं देंगे, तो ये क्या करेंगे। इसलिए ये सेफ गेम खेला इन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के प्रस्ताव को सीधे सीधे निरस्त न करने के पीछे मंशा यही है कि शिवसेना से अगर गठबंधन हो जाता है तो ठीक,
वरना एक समर्थन तो तैयार बैठा है, सरकार हमें ही बनानी है। यानी प्रदीप, कहने का मतलब ये हुआ, मैं अभिजीत राणे जी आपके पास आता हूं 1 मिनट के बाद, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एनसीपी का प्रस्ताव है ये शायद मैच फिक्सिंग है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव डालने के लिए उद्धव ठाकरे और अन्य शिवसेना के जो नेता हैं उनको ये बताने के लिए, जताने के लिए कि भाई ज़्यादा डिमांड मत करिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वो आपको नहीं मिलने वाली है अगर आप हमारे साथ आते हैं। प्रदीप बताएं। सर एग्जैक्टली जैसे देवेंद्र फडणवीस पहले उनका जो इलेक्शन से पहले जो स्टाइल जो उनका वक्तव्य था कि हमारा एनसीपी से कोई लेना देना नहीं, हम करप्शन के खिलाफ है और करप्शन इनके खिलाफ हमारा आंदोलन है, इनके खिलाफ लड़ाई है सत्ता। तो आज वो काम डाउन होकर कहता है कि महाराष्ट्र के हित में हम सोचेंगे। I'll tell you why। मैं एक चीज है कि ठीक है सत्ता के लिए आप कुछ भी करोगे, मगर जो वोटर आपके हैं, आज जो जमीनी वोटर आपको वोट दिया है, he is totally disillusioned even by the statement, even by the mere coincidence that they are not rejecting it totally। ये कहना उनका यही कहना कि सत्ता के विरुद्ध जो था शिवसेना और भाजपा के साथ आना उनको ठीक लगता है, बट एनसीपी और कांग्रेस के साथ किसी एक पार्टी के साथ मिलना, आई थिंक दैट विल बी अ बिट्रेयल ऑफ द वोटर्स। द वोटर्स विल थिंक दे हैव बिट्रेड देम बिकॉज़ they have voted for clean politics, they have voted for Modi, they have voted for development, they have voted against corruption। and if you won't believe जो एक aggression है लोगों का इस पार्टी के खिलाफ, जो करप्शन के खिलाफ है, and corruption is directly identified with this Congress and unfortunately सर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10-10 सीट दोनों पार्टी ज्यादा ले लिए जो हमने अनुमान किए थे 2 दिन से पहले। we probably thought 40-40 के हम लोग 25-30 25-30, तो ये 10-10 सीट जो कांग्रेस ले लिए, which is why the BJP has not got 150। Exactly। अभिजीत राणे आप बताएं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि वास्तविकता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक गठबंधन कर ले? अगर आज ऐसा होता है तो इससे बड़ी धोखाधड़ी और कोई नहीं होगी। जी बताएं। निश्चित तौर पर प्रदीप जी की बातों से मैं सहमत हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, शिवसेना के ऊपर एक दबाव तंत्र, प्रेशर दे के ज़्यादा से ज़्यादा क्या बीजेपी के पास रह सकता है और वो क्या किस प्रकार से डील होगी, इसके लिए ये एक सोची समझी राजनीति है जहाँ पर मिस्टर शरद पवार हैज़ प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल एंड इट इज़ एवरीथिंग प्लान्ड। महाराष्ट्र में आने वाले 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, वो निश्चित है। और उन्होंने इसके पहले भी कहा है कि दिवाली के पहले हम महाराष्ट्र में हमारा चीफ मिनिस्टर लाएंगे। ये जो प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने डिसाइड किया है वो प्री प्लान है, ये सट्टा बाजार है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। मुझे लगता है ये लोगों को सिर्फ बताने की बातें हैं। मुझे लगता है 4 दिन से देवेंद्र फडणवीस यही राष्ट्रवादी कांग्रेस को करप्ट पार्टी है, ये स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी यही स्टेटमेंट्स देने के बावजूद आप उनका बाहर से समर्थन लेते हो। इट सेल्फ शोज एवरीथिंग दैट इट इज अ पावर गेम। राइट, नाउ आई टेल यू व्हाट जेंटलमैन, सिंस वी रियली आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, सैयद सलमान जी वाले आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? सर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और कहीं न मैंने कहीं पूछा है कि शिवसेना के साथ या राष्ट्रवादी के साथ? सर ये आप क्या कहते हैं? आखिर में इसे शिवसेना के साथ ही बनाना पड़ेगा। शिवसेना के साथ ही बनाना पड़ेगा। अभिजीत राणे जी आप बताएं। मुझे लगता है वो अपना कार्ड बहुत ध्यान से खेलेंगे और राष्ट्रीय सरकार किसकी बनेगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी विल गो विद एनसीपी। भारतीय जनता पार्टी एनसीपी, वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर। प्रदीप सर, इट्स गोइंग टू बी बीजेपी सेना एंड पीपल विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स। यहाँ के लोग जो वोटर्स है ट्रेडिशनल बीजेपी के, अगर एनसीपी से बाहर भी समर्थन लेता है, दे विल नेवर पार्डन मिस्टर मोदी बिकॉज दे हैव वोटेड फॉर हिम। इस प्रकार के सत्ता के लिए आप अगर प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वही लोग आपको इस तरह से पनिश, because they will not accept it. This is not acceptable at all. This is betrayal. लोग कहते हैं कि हमारा betrayal हो गया हमसे। I think Mr. Pradeep Nambiar feels very emotional about it. Not emotional because I know I'm going. No sir, हमारा मुझे कोई emotional होने वाली बात नहीं थी। जो लोगों के reaction। But why not? It's good. It's good. I tell you what, it's very good. It is absolutely good. After all, gentlemen, we are not just
doing a television show, we are also part of this polity. We are all citizens of Mumbai and Maharashtra. We also feel terribly betrayed. We would feel terribly betrayed. I would personally And feel sir, it's betrayed necessary if something to- like that happens. It's necessary to at least echo the voice, opinions of the common man who has voted. What about your own opinion? Don't you think it's a betrayal? I think it's a betrayal. It's a betrayal. It's a betrayal. आप Even if बताएं, you think about that, it's a betrayal. सलमान आप बताएं, क्या ये धोखाधड़ी नहीं होगी लोगों के साथ अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हो जाता है? बताएं। सर, जो दिल्ली में इन्होंने किया था, दिल्ली में सरकार के पास पहुंचकर सबसे बड़ा दल होकर भी सरकार नहीं बना पाए थे, वो मौका यहां पर क्यों चूकेंगे? अगर सरकार इनकी बनती है, एनसीपी समर्थन दे देती है, क्यों नहीं बनाएंगे? सरकार बनाना इनकी प्राथमिकता है, शिवसेना को उसकी जगह दिखाना, एनसीपी को उसकी जगह और याद दिखाना, रखें और ये कांग्रेस वही को उसकी जगह और ये दिखाना। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। सलमान जी आपने अच्छा याद दिलाया। प्रदीप जी आप भी जरा ध्यान दें, अभिजीत राणी जी आप भी जरा ध्यान दें, और हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप जरा ध्यान दें इस बात पर। ये वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसको नरेंद्र मोदी ने नेशनलिस्ट करप्शन पार्टी कहा, नंबर 1। नंबर 2, ये वही शरद पवार हैं, याद रखें, ये वही शरद पवार हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुआ करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर चुटकी लेते हुए बतौर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा में शरद पवार जी ने खड़े होकर के कहा था, ये बगैर दुल्हन का दूल्हा, बारात है, बाराती हैं, लेकिन ये बगैर दुल्हन का दूल्हा हमने पहली बार देखा है। यही शरद पवार, उसके साथ आज भारतीय जनता पार्टी हाथ मिलाने के लिए जा रही है। आई थिंक that's really is a tragedy. I think it will be a travesty of the mandate which has been given by the people. I think it will be absolutely terrible what has happened over here. And sir, I they should don't think have it's right. They should have a mature understanding between Right. Shiv Sena and the BJP. And, This is a chaos. and in my personal opinion, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, आप सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं उद्धव ठाकरे को ये बताने के लिए कि भैया हम आपको ये पोस्ट देंगे, वो कृपा करके बड़े आराम से ले लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। बिल्कुल जिस तरह से आनंद गीते के साथ जी, किया हुआ है, सर। चुपचाप बैठ जाइए, इसके आगे ना आप जरूर कुछ ज्यादा बोलेंगे ना कुछ और करेंगे। दे होप दैट दे विल सक्सीड इन दैट। शिवसेना, क्योंकि शिवसेना भी कोई छोटी पार्टी नहीं है, 61 सीटें लेकर के आई है, शिवसेना भी चुप बैठने वाली नहीं है, लिहाजा शिवसेना का भी जब रवैया बहुत ज्यादा आक्रामक होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तकलीफ आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। Gentlemen, thank you very much. In this segment, we've only got this. Time for us to go. We'll of course be back very, very shortly. That's right. We'll of course be back later on during the day as the developments take place. जैसे जैसे यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियाँ, माफ कीजिए, I hate that word सरगर्मी, but anyway, जैसे राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज होती जाती हैं, हम लोग वापस आएंगे आपको उनसे अवगत कराने के लिए। We leave you with the headlines. Do keep sending in your mails on insidestory@lemonnews.com. आप बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना का समर्थन लेना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? और आपके मुताबिक, जैसा अभी प्रदीप नाम्बियार जी ने कहा, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेना लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी? Send in your mails on insidestory@lemonnews.com. See you in a little bit. महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के बल्ले बल्ले, हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी तादाद में जनाधार मिलता देख शिवसेना का नरम रुख, शिवसेना ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत, देवेंद्र फडणवीस ने कहा एनसीपी के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर बोले अमित शाह, कहा बीजेपी ने कभी नहीं की थी गठबंधन तोड़ने की बात। और बिलावल भुट्टो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा भारत से कश्मीर लेकर रहेगा पाक।